बैठने के लिए व्यवस्था है, क्लोरीन टैबलेट दे देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर आके देख लेगा। भाई आप इसलिए बाट चौकी स्थापित होता है। बाट चौकी क्या पर्पस है? आप लोग घर पे रहेंगे, हम लोग घर पे पहुंचवाएंगे खाना। जोमेटो सर्विस थोड़ी चला रहे हम लोग सर, कैसे जोमेटो थोड़ी चला रहा है सरकार। हाँ? नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखा ये उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में से है। वीडियो में आपको दिख रहा है अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट के डीएम सैमुअल पॉल, ये बेसिकली उधर एक लोकल मीटिंग अटेंड कर रहा है लोकल रेजिडेंट्स के साथ। ठीक है, वैसे उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से फ्लड लाइक सिचुएशन है दोस्तों, करीब 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स में। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ साहब सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को आदेश पास किया है कि आपको फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज कैरी आउट करना है। तो ऐसे डिजास्टर लाइक सिचुएशंस में गवर्नमेंट क्या करते हैं, फ्लड रिलीफ पोस्ट क्रिएट करते हैं। बेसिकली जितने फैमिलीज को फ्लड्स की वजह से घर छोड़ के आना पड़ता है, उन्हें रहने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्लड रिलीफ पोस्ट होते हैं। उधर बेसिक फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, बेसिकली रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम एक्सेट्रा। नॉर्मल केसेस में जो फ्लड रिलीफ पोस्ट है ये कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स रहता है या फिर कोई गवर्नमेंट स्कूल्स रहते हैं, है कि नहीं, आपने देखा ही होगा। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में क्या हो रहा है, लोकल रेजिडेंट्स जो है डीएम से शिकायत कर रहे हैं कि हमें कोई फ्लड रिलीफ मटेरियल्स नहीं मिला है। तो डीएम का कहना यह है गवर्नमेंट कोई जोमेटो सर्विसेज तो खोल के नहीं रखा है, आपको अगर रिलीफ मटेरियल्स चाहिए या सर्विसेज चाहिए आपको फ्लड रिलीफ पोस्ट में आके लेना होगा। ऐसा नहीं आप जहां पे भी रहेंगे उधर आके हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब इधर डीएम का इस स्टेटमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। प्राइमा फेसी देखा जाएगा तो ऐसे डीएम उनको ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी लोग बहुत परेशान हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आया है। अब जितना लॉस उनको हुआ होगा फ्लड्स की वजह से, वो पूरा लॉस का कॉम्पनसेशन तो गवर्नमेंट देंगे ही नहीं। ऊपर से जब अथॉरिटीज की तरफ से ऐसी बातें सुनने को मिलता है तब तो उनको ये लगने लगेगा कि ये सिस्टम हमारा नहीं है, हम इधर से बिलोंग ही नहीं करते हैं। ऐसा लग रहा है कि हम भीख मांगने आया है इनके पास। देखिए, कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि लोगों को कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, स्पेशली इस तरह के हार्ड सिचुएशंस में। उनको ऐसा एक विश्वास दिलाना चाहिए कि अगर कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाएगा तो ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहा है, बेसिकली जो फ्लड्स हो रहा है, इसका बेसिक कारण क्या है? 100% आप नेचुरल रीजंस नहीं बोल सकते, मैन मेड रीजंस है। आपने प्रॉपर तरीके से मिटिगेशन मेजर्स को इंप्लीमेंट नहीं करवाया, इस वजह से आज ये नौबत आया है। सो इनडायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन इज रेस्पॉन्सिबल। देखिए, यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में फ्लड्स पहली बार नहीं आ रहा है, सालों से सदियों से उधर फ्लड्स होता है और हर बार जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उन्हीं को सफर करना पड़ता है। देखिए, यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में फ्लड्स पहली बार नहीं आ रहा है, सालों से सदियों से उधर फ्लड्स होता है और सफर किसको करना पड़ता है? उधर के ऑर्डिनरी सिटीजन्स को। वैसे देखा जाएगा तो अथॉरिटीज की तरफ से काफी मिटिगेशन मेजर्स हुआ भी है, काफी अच्छे अच्छे प्लान्स भी उन्होंने लेके आया है, पर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। किसकी गलती है? हमारी सिस्टम की गलती है ना। तो जब वो अफेक्टेड पीपल, जिन लोगों को एक्चुअली सफर करना पड़ा है, जो लोगों को अपना घर छोड़ के बाहर आना पड़ा है, वो आपसे जब सवाल पूछेंगे तो जवाब देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्यार से जवाब देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको और अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहिए। अब ये हो गया एक एंगल। अब दूसरा एंगल ये है दोस्तों, आप में से कोई अगर डिजास्टर रिलीफ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि कहीं अर्थक्वेक हुआ है, कहीं पे फ्लड्स हुआ है, कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ है, उधर आप उनका मदद करने के लिए पहुंचा है, तो आपको एक चीज अच्छी तरह पता होगा ये करना कितना मुश्किल होता है। क्योंकि इतने सारे लोग रहेंगे, कोई रो रहे होंगे, किसी का कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर्स का डेथ हो गया होगा, कोई मिसिंग होगा, किसी का पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया होगा। तो ऐसे कई सारे हार्ड सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगे, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एज एन एक्स नेवी पर्सन मैंने इस तरह के सिचुएशंस को बहुत देखा है, काफी मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से काम करना आसान है, काम करवाना मुश्किल है, क्योंकि वो रिलीफ एक्टिविटीज के इंचार्ज होंगे, उन्हीं के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। कहीं पे भी थोड़ी सी भी गलती हो जाता है वो जिम्मेदार रहेंगे। तो उनका काम है ये इंश्योर करना कि सारे जो एक्टिविटीज है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। और इस पर्टिकुलर केस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है, जिनका काम है सारे एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, ये इंश्योर करना कि कोई भूखा नहीं है, सारे सेफ है, किसी को कोई मेडिसिन की जरूरत है, ठीक है। और ये सब काम करवाना कोई आसान काम नहीं है। साथ साथ में मैं आपको
हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में भी बता देता हूं। आपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में सुना होगा, एनडीएमए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना के रखा है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। बेसिकली हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में सबसे ऊपर आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनके नीचे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रहता है, और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान रहते हैं। उनका काम होता है दोस्तों बेसिकली सारे डिजास्टर फेसेस को कवर करना है, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स, रिकवरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में ये क्लियरली लिखा है दोस्तों, एन आइडियल टीम कुड बी एज गिवन बिलो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज द चेयरपर्सन। तो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगा उसका चेयरपर्सन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये अकेले नहीं है, उनके नीचे भी काफी सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोस है, जैसे कि देखिए इलेक्टेड मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डीओसी कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट फायर चीफ, फिर देखिए रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सेंट्रल एजेंसीज लोकेटेड इन अराउंड द डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली उस डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, पोर्ट एंड फिशरीज एक्सेट्रा का यूनिट है तो उधर से रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। रेयर केसेस में उनका भी हेल्प लेते हैं, है कि नहीं। फिर देखिए रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मेजर प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स, उस डिस्ट्रिक्ट में जो मेजर प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स रहते हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। फिर ऑब्वियसली बात है जो लोकल एनजीओस है वो भी आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कल के डेट में जब आप आईएएस ऑफिसर बनोगे तब आपको समझ में आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है जो अफेक्टेड लोग हैं, जिन लोगों को सफर करना पड़ रहा है, उनसे आप ठीक से बात नहीं करोगे या फिर एरोगेंट तरीके से बात करोगे, ठीक है। अब दोस्तों एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है, दिस इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर केस स्टडी। पेपर 5 जनरल स्टडीज फॉर एथिक्स वाला जो पेपर रहता है उसमें आपको सिचुएशंस दिए जाते हैं, आपको बताना होगा उस सिचुएशन को आप किस तरह हैंडल करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा कि आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो और उधर आपको फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस हैंडल करना है और आपको एक पब्लिक मीटिंग अटेंड करना है जहां पे मीडिया है, लोकल लोग हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है और आपसे ऐसे शिकायत कर रहे लोग, ठीक है। तो आपको मीडिया का भी डर होगा, सिचुएशन को भी हैंडल करना है और प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। तो किस तरह आप इस सिचुएशन को हैंडल करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा। तो इस तरह के जब भी कोई न्यूज वगैरह रिपोर्ट होते हैं तो आपको ये सोचना है अगर आप होते तो आप क्या करते, आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। तो बेसिकली आपको रिलेट करना है केस टू केस बेसिस में, दैट इज द वे टू मूव फॉरवर्ड। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में आपका क्या ओपिनियन है, आप इस इंसिडेंट को किस नज़र से देखते हैं, यह आपका एक न्यूट्रल पोजीशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।